सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय जो है कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनी हुई है। और इस भर्ती में जो है कि 28 अप्रैल को जो माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने डिसीजन दिया, तो उस डिसीजन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि NIOS वाले भर्ती में अंदर हो गए हैं। लेकिन क्या टेक्निकल इश्यूज आएंगे इस भर्ती में, ये कोई नहीं जानता है। यानी कि हम लोग B.Ed ब्रिज कोर्स वाले भी हैं। हमारा कहने का मतलब है कि सरकार ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण करवाया और शिक्षा प्रशिक्षण करवाया, तो क्यों करवाया ये हम नहीं जानते हैं। सरकार ने सबको कराया, हमको भी कराया। हम लोग प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, लेकिन हमको ये भी पता था कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी रूल आएगा कि सरकार ने जो हम लोगों के लिए अनिवार्य, जैसे B.Ed वालों के लिए बोला कि जो लोग प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। क्यों कराया, दूरस्थ माध्यम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL मोड की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये NCT जाने, MHRD जाने, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार जाने। हमें क्यों कराया यह हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमसे ये कहा गया कि ये अनिवार्य करना है, तो हम लोगों ने अनिवार्य रूप से इसे करा। हाँ, इतना पता था हमें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी और पूरे देश में प्राथमिक शिक्षकों की सबसे ज़्यादा कमी है। उस दरमियान जो है कि लगभग उत्तर प्रदेश में 1,97,000 प्राथमिक शिक्षकों की कमी थी। तो साथियों, अब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या टेक्निकल इश्यूज आएंगे, कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए, उसमें सुधांशु जी का भी मैसेज आया। सुधांशु जी को लगता है कि सरकार भी कोर्ट में दबाव बनाएगी कि किसी भी हालत में NIOS के पक्ष में फैसला ना आए, क्योंकि इससे सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हो जाएगी और काफ़ी लोगों को बिना गलती के, यानी कि जो अभी आप लोग अखबार में पढ़ रहे थे कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है कि उलझ गई है, तो कानूनों के फेर में उलझ पड़ी है। तो ऐसे में जो है कि काफ़ी लोगों को जो भर्ती हो चुके हैं, जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, तो उन लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं लगे। जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है तो उन लोगों को भी नियुक्ति से बाहर होना पड़ेगा, यानी कि उनकी भी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसा जो है कि वो संभव नहीं दिखता है, क्योंकि बिना गलती के जॉब से निकलना पड़ेगा, तो जो संभव नहीं है लगता है, क्योंकि सभी लोग जो हैं विज्ञप्ति के नियमानुसार ही लगे हैं। जो लोग नौकरी में लगे हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो विज्ञप्ति में जो नियम हैं उन रूलों के अकॉर्डिंग ही लगे हैं। और कुछ जान पहचान के जो भी हमारे अपने वकील हैं, तो वकीलों का क्या कहना है, वकीलों ने भी जो बताया है कि कोर्ट में जो है कि नियमावली को चैलेंज किया है। ये बात आपने देखा कि 281 पद फ्रीज कर दिए हैं, कह रहे थे कि हम। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल पॉइंट जो कोर्ट में आपने देखा होगा कि कोर्ट में क्या है कि नियमावली को चैलेंज किया गया, भर्ती को चैलेंज नहीं किया गया, वो भी विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद। जो चाहे NIOS वाले हों या कोई अन्य हों, तो उन लोगों ने जो है कि जो विज्ञप्ति निकलनी है उसके बाद ही जो है कि कोर्ट में चैलेंज किया है, विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद। अगर नियमावली में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन नियमावली में जो है कि अगर नियमावली में परिवर्तन होता है तो उस नियम को जो है कि उस नियम जो परिवर्तन नियमावली को कोर्ट में चैलेंज करने की तिथि के बाद वाली भर्तियों में लागू होगा। जो अगर नियमावली में जो संशोधन होता है, चेंज करा जाता है, तो वो जो है कि नियमावली को जो चैलेंज करने वाले डेट है उस तिथि के बाद लागू होगा, न कि उससे पहले वाली भर्ती पर। और ये बात आप समझ सकते हैं कि B.Ed वालों के लिए जो है कि बहुत सहायक होगी। ये बात जो है कि जो B.Ed प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं उन लोगों के लिए, जो न्यायालय में ऊपरी न्यायालय में जाएंगे तो उनको वाद दायर करने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती है। ये B.Ed वालों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती है। तो क्या सहायक हो सकती है ये B.Ed वाले जानते हैं। अगर नियमावली में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन नियमावली में कब होगा, देखिए आपको बता देता हूँ। अगर नियमावली में, तो वो जो है कि उस नियमावली को कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि जो अभी तक जो नियमावली को चैलेंज किया है विज्ञप्ति प्रकाशित होने की बात किया है, और न कि इसमें जो है कि भर्ती को चैलेंज किया गया। भर्ती को चैलेंज नहीं किया गया है,
ठीक है, ये चीज़ आप मैं बता देता हूँ। और ये बात बीएड वालों के लिए जो है ऊपरी न्यायालय में जो है कि दायर करेंगे तो उनमें बहुत सहायक होगा। इसके अलावा सरकार को बाकी एनआईओएस वालों को भी आवेदन करने का मौका देना पड़ेगा। जो अन्य एनआईओएस डीएलएड वाले हैं उनको भी आवेदन करने का मौका देना पड़ेगा। जबकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कि 70% भर्ती पूर्ण हो चुकी है, तो उसके बाद अब अगर उनको मौका देती है तो ये अव्यावहारिक लगता है, यानी कि ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं लगता है। इस तरीके के चैलेंजेज इस भर्ती में आएंगे। मुझे कल दीपक जी का आया था, दीपक जी के बाद मैंने केदार जी को फ़ोन किया, फिर उसके बाद मैंने जो है कि अखिलेश सेमवाल जी को फ़ोन किया था। तो ये बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया था। दीपक जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा ये वाला रूल हमारे में नहीं हो सकता, ये ऑर्डर हमारे में नहीं हो सकता, क्योंकि वकीलों का भी जो कहना है, वकीलों ने ही ये चीज़ें बता रहे हैं कि जो वकील बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है कि नियमावली को चैलेंज किया गया है, भर्ती को चैलेंज नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात है अब जो है कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद ही चैलेंज किया गया। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद अगर आप किसी नियमावली को चैलेंज करते हैं तो वो अगली नियमावली में आए। आपने भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया गया। और भर्ती प्रक्रिया में देखिए, अगर अब जो है कि इनको बीच से करते हैं तो जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बने, तो उन लोगों की भी नौकरी में खतरा में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग एक बार नौकरी पा चुके हैं। तो वो जो है कि विज्ञप्ति में जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार ही लगे हैं और उन नियमों के अनुसार ही उन्होंने सारी प्रक्रियाएं पूरी करी हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि ऐसा तो शायद संभव नहीं हो सकता है और 70% भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अगर एनआईओएस डीएलएड वालों को पुनः आवेदन करने का मौका दें तो ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से उन सभी प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जो भर्ती की राह देख रहे हैं, अपनी नौकरी की राह देख रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन भी उज्जवल हो, अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो भर्ती में चैलेंजेज आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके के चैलेंजेज आ रहे हैं। तो इन चैलेंजों को समझने की बात करें। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ और सही नियमों के तहत बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हम सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको देखिए, वकीलों के माध्यम से भी बातचीत हो, बहुत सारे हमारे ग्रुप के साथ भी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, उनको पता है, तो वो आराम से जब इस तरीके के कमेंट आते हैं, वो अंदर हो गए बाहर हो गए, तो हंसते हैं लोग, हंसते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पढ़े लिखे लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आगे क्या नहीं हो सकता है। कि सरकार भी जो है कि इस तरीके से सीधा बीच आधे रास्ते से किसी को मौका नहीं देगी, क्योंकि क्रिकेट। और उसके बाद एक चीज़ बताता हूँ, डाइट डीएलएड वाले भी जो है कि नाराज़ चल रहे हैं सरकार के। अगर जो है कि कोर्ट का फैसला या सरकार का फैसला है तो उसको भी डाइट डीएलएड वाले भी चैलेंज देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके रास्ते में भी रोड़ा हो रहा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।